हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भेषज कल्पना का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे आधारभूत सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिभाषा और मान के बारे में कि परिभाषा और मान क्या होते हैं। जिसके परिभाषा के बारे में क्या कहा गया, जिसके द्वारा वाक्यों का संक्षिप्त में ज्ञान किया जाता है वह परिभाषा कहलाती है। तो जिसके द्वारा क्या पता चलता है, हमें वाक्यों का डिटेल में पता चलता है, उसको हम क्या कहते हैं, परिभाषा कहते हैं। और उदाहरण में जैसे एग्जाम्पल के लिए त्रिफला, तो अगर हम त्रिफला वर्ड कहते हैं तो त्रिफला के से हमें तीन चीज़ें पता चलती हैं, हरित की, विविध की और आम्ल की। मतलब मैंने त्रिफला कहा तो मुझे तीन चीज़ों का यहाँ पे ज्ञान हो गया, हरित की, विविध की और आम्ल की। तो इसको हम कहते हैं परिभाषा। दूसरा है मान। आयुर्वेद में परिभाषा ज्ञान के साथ ही औषधि कल्पनाओं का निर्माण, सेवन, पथ्य सेवन, अनुपान आदि विविध कार्यों के लिए मान का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। मान मतलब डोज, ठीक है। तो हमें साथ साथ परिभाषा के साथ साथ क्या है, आयुर्वेद में मान का भी, या हम कह सकते हैं हमारा डोज का भी इम्पोर्टेंस है। जैसे यदि सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग 2 से 3 रत्ती की मात्रा में किया जाए तो उसका शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब अगर हम क्या करें, सीतोपलादी चूर्ण को 2 से 3 रत्ती तक लेंगे तो हमारी बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन लक्ष्मी विलास रस, समीर पंगरस का उपयोग एक मात्रा से अधिक अगर किया जाए तो इसका शरीर पर क्या होता है, हानिकारक प्रभाव होता है। तो ये है हमारा मान। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया मान और परिभाषा के बारे में। अब हम बात करते हैं अनुक्त या विशेषोक्त ग्रहण, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें क्या कहा गया। औषधि के सेवन के अगर समय का ज्ञान ना हो तो हमें क्या करना है, औषधि को प्रातःकाल सेवन करना है। मतलब अगर हमें नहीं पता है, या हमें नहीं पता है कि हमारी जो मेडिसिन है वो किस टाइम लेनी है, तो हमें वो मेडिसिन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कब लेनी है, सुबह के टाइम पे लेनी है, ठीक है। अगर किसी द्रव्य के अंग विशेष का ज्ञान न होने पर वनस्पति की जटा, मतलब अगर ये नहीं बताया गया कि जो हम मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ लेनी है, हमें उसके पत्ते लेने हैं या हमें उसकी जड़ लेनी है या हम उसके फ्लावर लेने हैं, कुछ भी मतलब बताया नहीं गया, तो तुम्हें क्या बताया गया, उसकी जड़ यानी कि जटा लेनी है, उसकी रूट लेनी है, ठीक है। औषधि निर्माण में औषधि की मात्रा का निर्देश न होने पर पर प्रत्येक औषधि संभाग में लेनी चाहिए। मतलब अगर सपोज़ कीजिए आप कोई ड्रग्स आयुर्वेदिक मेडिसिन या ड्रग बना रहे हैं, कोई चूर्ण बना रहे हैं, तो उसमें मतलब 2-3 ड्रग बताए गए हैं, लेकिन उनकी क्या है, कोई मात्रा नहीं बताई गई है 2-3 ड्रग्स की कि कितने अमाउंट में उनको लेना है। तो आपको क्या करना है कि आपको इक्वल अमाउंट में सारे ड्रग्स ले लेने हैं, ठीक है। पात्र विशेष का निर्देश न होने पर मिट्टी का पात्र, मतलब ये नहीं बताया गया कि जो हमारी मेडिसिन है वो हम किस में बनानी है, ठीक है। तो अगर मतलब यूटेंसिल्स के बारे में नहीं बताया गया तो तुम्हें कौन सा लेना है, मिट्टी के बर्तन में लेना है। अगर आपको भावना आदि के लिए द्रव्य का निर्देश न होने पर जल और अनुक्त तेल के स्थान पर तिल तेल ग्रहण करना चाहिए। मतलब अगर ये नहीं बताया कि जो हमारे मेडिसिन बना रहे हैं तो उसको किसकी भावना देनी है, तो अगर उसके बारे में नहीं बताया गया तो आपको जल की भावना देनी है, ठीक है। और अगर तेल के बारे में अगर नहीं बताया गया तो आपको तिल का तेल ग्रहण करना चाहिए। मतलब तिल का तेल सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, तो आपको वही देना है। औषधि योगों में एक औषधि 2 बार लिखी हो तो उसे दोगुनी मात्रा में लिखना चाहिए। मतलब अगर कहीं पे जब हम कोई औषधि की मतलब बना रहे हैं, मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, अगर कोई मेडिसिन 2 बार लिखी है तो हमें उस मेडिसिन को दुगने अमाउंट में वहाँ पे लेना है, ठीक है। अगर हमें ये नहीं पता है कि इसी प्रकार मतलब घृत, मूत्र एवं दूध का स्पष्ट निर्देश न होने पर गोमूत्र, गोघृत एवं गोदूध का ग्रहण करना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर हमें घी बताया है, मूत्र बताया है और दूध बताया है, लेकिन ये नहीं बताया कि किसका घी लेना है, किसका मूत्र लेना है। तो अष्टमूत्र आपने पढ़े होंगे या अष्ट दूध पढ़े होंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं बताई गई। तो आपको किसका लेना है, गौ का मूत्र लेना है, गाय का मूत्र लेना है, या गाय का घी और गाय का दूध का ही ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह लवण का स्पष्ट निर्देश न होने पर सेंधम लवण का ग्रहण करना चाहिए। मतलब अगर आपको नमक के बारे में नहीं बताया गया कि कौन सा नमक लेना है, तो आपको वहाँ पे कौन सा सैंधव नमक लेना है। पंचकोल के कर्म में कौन कौन से लेना है, पिपली, पिपलामूल, चव्य, चित्रक और सौंठ, इन पांचों को एक एक तोले की मात्रा का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। अगर वहाँ पे क्या है, पंचकोल बताया गया, पंचकोल के ड्रग्स बताया गया, तो वहाँ पे इनको सबको एक एक ही मात्रा, एक एक कोल की मात्रा में ही लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं औषधि द्रव्यों की विशिष्टता। मतलब जो हमारे मेडिसिन जिनसे बनी है तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो क्या है, सूत्र स्थान में चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 9 और 7th श्लोक में बताया गया। तो अर्थात औषधि क्या होनी चाहिए, प्रभुत मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। जो भी हम औषधि ले रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में उत्पन्न होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। और जो औषधि है वो
रोग को नाश करने में समर्थ होनी चाहिए, मतलब वो रोगों को नाश करने वाली होनी चाहिए। और एक औषधि में अनेक प्रकार की कल्पनाएँ, मतलब उसकी अल्टरनेटिव फ़ॉर्म्स बनानी चाहिए। जैसे हम कल्क बना सकते हैं, क्वाथ बना सकते हैं, चूर्ण बना सकते हैं, ठीक है? तो उसमें अल्टरनेटिव फ़ॉर्म्स में उसको हम प्रिपेयर कर सकें। एवं औषधि का रस, गुण, वीर्य, विपाक आदि से युक्त होने पर ही भेषज निर्माण के लिए लिया जाना चाहिए। मतलब अगर वो औषधि लेनी है, जो औषधि क्या है हमारा, जिसमें को जो अपने रसों से पूर्ण है, गुण है, वीर्य, विपाक, उसमें सब चीज़ें पाई जाती हैं, उसी औषधि को हमें भेषज निर्माण में यूज़ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं पंचविध कषाय कल्पना। पंचविध कषाय कल्पना क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कषाय क्या होता है, ठीक है? तो कषाय क्या होता है? कंठस्य कर्षणात्, ठीक है? कंठ पे, मतलब जो कंठ के लिए क्या होता है? अहितकारी होता है, अहितकर होता है, ठीक है? मतलब जब हम किसी मेडिसिन है ना, तो कषाय क्या है? एक तरीके से आप मेडिसिन समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है? तो जो मेडिसिन होती है वो हमारे क्या है, गले में जाके हमारे गले में अच्छा फ़ील नहीं कराते, तो मतलब क्या है, कंठ के लिए अहितकर है। कल्पना मतलब होता है उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स। तो मतलब जो हमारी मेडिसिन है उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स, तो 5 अल्टरनेटिव फॉर्म बताई गई हैं। यहाँ पे हमारे बेसिक जो मेजर हैं वो आयुर्वेद में 5 बताई गई, जैसे हमारा सिरप, ठीक है? या इस तरह की जो हमारी टैबलेट्स वगैरह हैं, तो ये भी हमारी बताई गई है। तो अब देखिए यहाँ पे आचार्य, सबसे पहले जो पंचविध कषाय कल्पना का वर्णन है वो आचार्य चरक ने दिया था, चरक सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है? तो बताया वहाँ पे, पंचविध कषाय कल्पना में थी तथ्य सरस कल्क श्रित शीत फांड कषाय कषाय इति तेषां यथापूर्वं बलाधिक्यम् अतः कषाय कल्पना, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में क्या कहा गया है, आपका श्लोक है चरक सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 4 में दिया गया है कि मतलब जो कल्पनाएँ होती हैं वो कितनी होती हैं? 5 होती है, सवरस, कल्क, श्रित, शीत, फांड और, ठीक है? हमारे पास 5 हो गए, सवरस, कल्क, श्रित, शींट और फांड। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो कल्पना पहले आती है, मतलब जैसे हमारी सवरस कल्पना पहले है, उसके बाद हमारी क्वाथ है, तो जो पहले आती है वही उतना ज़्यादा बलवान होता है। मतलब सबसे ज़्यादा बलवान कौन-सी कल्पना है? हमारी सवरस कल्पना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, कषाय कल्पनाओं यथापूर्व बलवान होती हैं, अर्थात फांड से हीम बलवान होगा, हीम से क्वाथ, क्वाथ से कल्क और कल्क से क्या होगा? सबसे बलवान सवरस होता है। तो सवरस कैसा होता है? बलवान और गुरु होता है, ठीक है? ये कषाय कल्पना सभी व्याधियों एवं रोगी के बल पर निर्भर करती है। मतलब हमें देखना है कि जो हमारा रोगी है और जो हमारा रोग है, ठीक है? रोग है और दूसरा देखना है रोगी का बल, उसके अकॉर्डिंग ही हमें देनी है, ठीक है? मतलब सपोज़ कीजिए जो हमारा सौरस है वो सौरस कैसे है? गुरु है और सबसे ज़्यादा बलवान है। तो अगर व्याधि बलवान होगी, ठीक है? तो ही हमें सौरस का वहाँ पे यूज़ करना है, और मतलब जो हमारा रोगी है, ठीक है? वो रोगी कैसे बलवान है, मतलब सहन कर लेगा उसके लिए इसको, ठीक है? तो हमें उस रोगी पे ही सौरस का यूज़ करना है, ठीक है? क्योंकि सभी कषाय कल्पनाएँ सभी रोगों के समय कब सभी रोगों में समान रूप से लाभकारी नहीं होते हैं, ठीक है? मतलब जैसा रोग होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें कषाय की जो फ़ॉर्म है, मतलब जो कल्पना है उसको ही हमें देना है। इस प्रकार भेषज कल्पना में पंचविध कषाय कल्पना ही मौलिक सिद्धांत बताया गया। तो हमारा जो भेषज कल्पना है उसमें 5 सिद्धांत, पंचविध कषाय कल्पना है को ही मौलिक सिद्धांत बताया गया। मतलब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सवरसकल्क, शीत और फांड, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द्रव्य स्थिति रस गुण वीर्य विपाक तथा प्रभाव, ठीक है? जो द्रव्य में स्थित रस गुण वीर्य विपाक है उनका क्या रोल है, ठीक है, भेषज कल्पना में? तो द्रव्य स्थित रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव, ये 5 ही द्रव्य में रहकर अपने कार्य कर्मों को करते हैं, ठीक है? तो इन जो भी द्रव्य है, ठीक है, तो द्रव्य में क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? ये 5 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, रस गुण वीर्य विपाक और उसका प्रभाव, ठीक है? और यही क्या करते हैं? अपने अपने कर्मों को कराते हैं, ठीक है? जैसे हम बात करते हैं और साथ-साथ जैसे हम रस की बात करते हैं, जैसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस होते हैं, और ये 6 रस क्या होता है? ये भी यथापूर्व बलशाली होता है। मतलब मधुर रस सबसे ज़्यादा बलवान होता है, उसके बाद अम्ल रस, उसके बाद लवण, कटु, फिर तिक्त, और सबसे कम बलवान कौन होता है? कषाय रस होता है, ठीक है? और अगर हम ये जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट प्रॉफ में कि मधुर, अम्ल, लवण रस क्या करते हैं? ये वात दोष का नाशक करते हैं। तिक्त, कटु, कषाय क्या करते हैं? कफ का। और हमारा कषाय, तिक्त और मधुर क्या करते हैं? पित्त का नाश करने वाले होते हैं, ठीक है? इसी तरह अगर हम बात करते हैं, तो हमने हो गई रस के बारे में बात। अगर हम बात करते हैं कि गुण के बारे में, अगर देखिए वातनाशक रोग रसों में यदि रुक्ष गुण पाया जाए या लघु गुण पाया जाए या शीत गुण पाया जाए तो वह वात का नाश नहीं करेंगे, भले ही उनमें रस प्रेजेंट है, अ, मधुर, अम्ल, लवण रस थे जो वात का शमन कर रहे थे। लेकिन अगर उनमें क्या पाया जा रहा है, कोई गुण ऐसा पाया जा रहा है जैसे रुक्ष गुण, लघु गुण और शीत गुण, तो वहाँ पे वात का नाशक नहीं करेंगे, वात नाशक नहीं होंगे, ठीक है? इसी तरह अगर श्लेष्म नाशक रसों में क्या हो, इसने
गुरु और शीत गुण हो तो वह क्या नहीं करेंगे, कफ का नाश नहीं करेंगे। इसी तरह पित्त शामक रसों में अगर क्या हो, उष्ण, तीक्ष्ण और लघु गुण हो तो वह पित्त का शमन नहीं करेंगे। इस प्रकार हमें औषधि के लिए प्रयुक्त द्रव्यों में स्थित रसगुण आदि के पांच भौतिक संकटों का ध्यान अत्यंत आवश्यक है। अब सब क्या कहा गया है, क्योंकि अगर सपोज कीजिए किसी का वात बड़ा है तो आपने मधुरस दे दिया, लेकिन मधुरस का कोई द्रव्य दे दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो द्रव्य के गुण कैसा है, रुक्ष है, लघु है और शीत है। तो वो क्या करेगा, आपने तो मधुरस सोच के दे दिया था, ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, रुक्ष गुण या लघु गुण होने की वजह से क्या करेगा, वात का और ज़्यादा प्रकोप करा देगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो वैशज्य कल्पनाएं यहाँ पे बताया गया कि हमें रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव का भी पता होना चाहिए, ठीक है। द्रव्य स्थित गुण, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द्रव्य स्थित गुण एवं जैसे लघु, गुरु, शीत, स्निग्ध, रस आदि पांच महाभूत आकाश, पृथ्वी, जल, वायु एवं अग्नि पर ही निर्भर होते हैं। मतलब जो हमारे गुरु या लघु शीत गुण हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, पंच महाभूत पे डिपेंड करते हैं। कौन सा महाभूत है उसके उसमें द्रव्य में प्रेजेंट है, उसी के अकॉर्डिंग उस द्रव्य की क्या होगी, वो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं रस और महाभूत। जैसे अगर हम बात करें कौन से रस में कौन सा महाभूत प्रेजेंट होता है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा फर्स्ट प्रॉफ में। जैसे हमारे पास 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। तो मधुर रस में कौन सा महाभूत प्रेजेंट होता है, जल और पृथ्वी। अम्ल में पृथ्वी और अग्नि, लवण में जल और अग्नि, कटु में वायु और अग्नि, तिक्त में वायु और आकाश, और कषाय में कौन सा होता है महाभूत, वायु और पृथ्वी महाभूत प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट टर्म संस्कार। संस्कार को हम क्या कहते हैं, गुण अंतराधान शक्ति विशेषम कल्पनार्थ जय कल्पना क्रियते। मतलब अर्थात द्रव्यों में विशिष्ट शक्ति उत्पन्न करने के लिए कल्पना की जाती है, जिसमें वह रोगनाशक में विशेष कार्यकारी हो सके। मतलब क्या है, जो हमारे द्रव्य हैं उनमें द्रव्यों में क्या करना, कोई एक विशिष्ट शक्ति, मतलब जो उनमें गुण या शक्ति को उत्पन्न कराना, ठीक है, ताकि क्या कर सके, वो रोग को नाश करने में कार्यकारी हो सके, उसको हम क्या कहते हैं, संस्कार कहते हैं। आचार्य चरक ने संस्कार के महत्व को वर्णित किया है और बताया किसमें है, ये अष्टविध विशेष आयतन। जब हमने फिजियोलॉजी में अष्टविध विशेष आयतन पढ़े तो वहाँ पे कर्ण, मतलब कर्ण जो था उसको, संस्कार को एक आयतन बताया, तो अष्टविध विशेष आयतन में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये आचार्य चरक ने सबसे पहले बताया था। संस्कार के द्वारा द्रव्यों में गुण अंतर्धान एवं अन्य गुणों की उत्पत्ति होती है। तो संस्कार के थ्रू क्या होता है कि जो हमारा द्रव्य है उसमें गुण बढ़ते हैं या अन्य गुणों की उत्पत्ति होती है। द्रव्यों में विशिष्ट क्रियाओं द्वारा गुण अंतर्धान किया जा सकता है। अब देखिए, आपको जो संस्कार है या मतलब गुण में चेंज कराने हैं वो किसके थ्रू करा किया जा सकता है, तो आप वाटर के थ्रू करा सकते हो, अग्नि के थ्रू करा सकते हो उसके गुण में परिवर्तन, ठीक है, या तुम डिस्टिलेशन के प्रोसेस वगैरह से करा सकते हो। तो इसी में अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले पहले तोय सन्निकर्ष। तोय मतलब होता है वाटर। तो सामान्य अर्थ जल, जल, किंतु विशिष्ट अर्थ में तोय सन्निकर्ष किसी भी द्रव्य, सवरस, कल्क, क्वाथ, गोदूध, गोमूत्र आदि के संयोग का निर्देश माना जा सकता है। मतलब क्या है, ये बताया है कि आप इनका यूज़ करके, मतलब सवरस, कल्क, सवरस सॉरी क्वाथ, दूध, मूत्र, मतलब जितने भी लिक्विड हमारे द्रव्य हैं, जो द्रव्य हैं, उनके संयोग से कोई भी चेंज करा रहे हो, कोई भी गुणों में बढ़ोतरी करा रहे हो, तो उसमें उसको हम क्या कहेंगे, हमारा तोय सन्निकृष्ट संस्कार कहेंगे। जैसे अगर क्या करा सकते हो आप, जल में भिगोकर, तो आप क्या करो, जल में भिगो कर रख दो कोई चीज़, तो उसके जो गुण होंगे वो है ना, उसके गुणों में चेंज आ जाएगा। जैसे आप सभी करते हैं, बादाम को पानी में भिगो के रख देते हैं ना, तो उसके गुण में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हम जल में भिगो कर रखते हैं, तो ये जल में भिगोने में कौन से आते हैं, हिम के निर्माण, फांड निर्माण और तुंडरोधक निर्माण, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हैं। ये हम क्या करते हैं, जल में घोल देते हैं, तो जो हमारी चीनी है, जो हमारी शक्कर है, वो कैसी होती है, शुष्क होती है, ड्राई होती है। लेकिन अगर उसको हम पानी में घोल देते हैं तो वो कैसी हो जाती है, शीतल हो जाती है, और कैसी हो जाती है, तृष्णा शामक हो जाती है, ठीक है। तो देखो, अभी तक वो कैसी थी, शुष्क थी, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, उसको जब पानी में घोला तो उसके जो गुण थे वो बदल गए। तो गुण बदलने की वजह से, किसकी वजह से बने, जल में घुलने की वजह से, ठीक है। तो हमने क्या किया, और वो जो गुण बने, चेंज हुए, अब वो कैसा करने काम करने लगा, शीतल और तृष्ण शामक हो गया। इसी तरह शोधन उपकरण, शोधन उपकरण मतलब जल अथवा द्रव रस आदि के से द्वारा विभिन्न द्रव्यों का शोधन किया जाता है, ठीक है। तो शोधन मतलब उनको, उनकी जो मलिनता है उसको दूर करना, ठीक है, या उनमें जो भी दोष है उसको दूर करना, ठीक है। तो जल के द्वारा या किसी भी सोरस क्वाथ आदि के द्वारा क्या करते हैं, हम उसको चेंज वो करते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, वस्त्रनाभ, तो वस्त्रनाभ का जो शोधन बताया गया, मतलब जो तुम एक तरीके से वॉश कह सकते हो, ठीक है। तो वो किसके थ्रू बताया गया, गोमूत्र की। जब हम क्या करते हैं, वस्त्रनाभ को गोमूत्र से धो देते हैं, शोधन कर्म करा देते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा वस्त्रनाभ है वो पवित्र हो जाता है, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। अब हम बात करते हैं अग्नि सन्निकर्ष। अग्नि सन्निकर्ष मतलब अग्नि के थ्रू क्या करना, हमारा गुण में परिवर्तन करना। जैसे
सबसे पहले वाष्पीकरण, वाष्पीकरण मतलब इवापोरेशन, ठीक है। तो इवापोरेशन आप सब जानते हो, द्रव्य का द्रवभागी अग्नि की सहायता से वाष्पीकृत करके घनत्व प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो सपोज़ कीजिए अगर किसी जो हमारा द्रव्य है, ठीक है, उसमें कोई भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, ठीक है, और हमें चाहिए बिल्कुल, हमें उसमें क्या चाहिए, उसको घना चाहिए, ठीक है, मतलब उसके अंदर थोड़ा कोई भी लिक्विड है तो हम क्या करें, हीट दे दें। हीट में क्या होगा, जो हमारा लिक्विड है वो इवापोरेट हो जाएगा और बाकी हमें जो क्या होगा, सॉलिड ऑब्टेन हो जाएगा। जैसे है हमारा उदाहरण है ग्लोए, घन सत्व बनाते हैं, ठीक है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, वाटर को इवापोरेट करा देते हैं, सप्रगंधा धन सत्व आदि, ठीक है। इसी तरह अब हम बात करते हैं उद्रपातन। उद्रपातन का मतलब क्या होता है, सब्लिमेशन, ठीक है। आप सब्लिमेशन का प्रोसेस में भी आप सब लोग जानते होंगे। तो देखिए क्या करते हैं इसमें, इसमें क्या करते हैं, जब हम दो पात्र लेते हैं, मतलब एक घड़ा हमने ये लिया, ठीक है, ये हमारे पास एक घड़ा है, ये सपोज़ कीजिए एक घड़ा है, इस घड़े के ऊपर क्या करते हैं हम, दूसरा घड़ा उल्टा करके इस तरह से रख देते हैं, तो दो घड़े हमारे उल्टे हो गए, एक घड़ा ये रहा नीचे और एक ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा हिंगुल है, हिंगुल मतलब जो हमारा ओर है, ठीक है, पारद को ऑब्टेन कराने के लिए उसको हम नीचे भर देते हैं और नीचे क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। इसको जब हीट करते हैं तो जो हमारा पारद है मतलब मरकरी है, वो प्योर मरकरी कहाँ होगा, ऊपर वाले घड़े के ऊपर वाले हिस्से पे, यहाँ पे नीचे वाले हिस्से पे आके चिपक जाएगा। तो मतलब देखिए वो नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऊध्रुपातन, सब्लिमेशन, ठीक है। तो वो समझ में आया होगा। इसके बाद है तिर्यकपातन। तिर्यकपातन मतलब डिस्टिलेशन का प्रोसेस आप जानते हो। इस क्रिया में क्या करते हैं, किसी भी द्रव्य को वाष्पीकृत करके दूसरी ओर एकत्रित करते हैं। मतलब क्या करते हैं, एक वेसल में क्या करते हैं हम उसको पहले इवापोरेट करते हैं। अब जब वो इवापोरेट हो जाता है तो इवापोरेशन के थ्रू क्या वो जब वो धीरे 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 ठंडा होता है तो दूसरे वेसल में इकट्ठा होता है, ठीक है। तो जो अशुद्धियाँ थी वो इस तरह से शुद्ध जो हमारा द्रव्य था वो प्राप्त हो जाता है। इसी तरह है हमारा क्वाथ निर्माण। अब है हमारा क्वाथ निर्माण। क्वाथ निर्माण क्या होता है, क्वाथ जब हम पंचविध का शायकल पढ़ना पढ़ेंगे उस टाइम पे क्वाथ डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप जैसे उदाहरण समझ लें लास्ट, अरिष्ट निर्माण, क्षीरपाक, अवलेह शर्करा तेल निर्माण आदि। अब हम बात करते हैं शोच या शोधन। शोधन मतलब प्यूरिफिकेशन। शोधन द्वारा द्रव्यों के दोषों एवं अशुद्धियों को दूर किया जाता है, ठीक है। शोधन किस लिए कराते हैं, ताकि जो द्रव्य है उनकी दोष या उनकी अशुद्धियाँ उनको दूर करा सकें, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें जैसे प्रक्षालन या दोहन, दोहना मतलब, ठीक है, प्रक्षालन दोहन से द्रव्यों में नवनीत गुण की उत्पत्ति होती है, सॉरी, ठीक है। तो जैसे हम शतघोदगिरत या शस्त्रधोदगिरत, ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं, जो अगर हमारा घी है अगर हम उसको 100 या 1000 बार धो लेते हैं तो वो जो घी है हमारा वो कैसा होता है, संस्कारित हो जाता है, ठीक है। कुपित पित्त है उसको शमन कराने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद है गालन, वस्त्र के द्वारा छान लेना। मतलब किसी भी जो द्रव्य है उसको वस्त्र के द्वारा तो छान लेना, ठीक है, उसको हम कहते हैं गालन। तो जो हमारी इम्प्योरिटीज़ होंगी वस्त्र के ऊपर आ जाएंगे और हमारा जो लिक्विड होगा वो हमारे छनने के बाद शुद्ध प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह मंथन, मंथन मतलब जानते हो आप, मथना, ठीक है। मंथन क्रिया द्वारा भी द्रव्यों का गुणांतरदान होता है, मतलब गुण में परिवर्तन किया जाता है, गुण में वृद्धि की जाती है। जैसे हम क्या करते हैं, दही अगर हम देखें, दही कैसे होती है, शोध कर होती है, मतलब स्वेलिंग कराने वाली होती है। लेकिन अगर हम उसे मथ दें, ठीक है, उसको मथने के बाद क्या करते हैं, उसको अगर तक्र बना लें तो वो क्या होती है, हमारी शोध को हरने वाली होती है। देखिए यहाँ पे क्या रही थी अभी, जो दही शोध करती मतलब शोध स्वेलिंग को बढ़ा रही थी, अब हमने उसे मथ लिया तो वो क्या हो गई, शोध हर हो गई, मतलब शोध को हरने वाली हो गई। तो ये है हमारा, इसके थ्रू मंथन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, जो उसका गुण है उसको बढ़ा सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, गुण में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट देश। देश 3 प्रकार के होते हैं, आप जानते हो, जांगम, आनुप और साधारण। तो जांगम प्राणी जो होते हैं वात प्रधान होते हैं, आनुप कैसे होते हैं, कफ प्रधान होते हैं, और जो हमारे साधारण होते हैं उनमें तीनों दोष सम मात्रा में मौजूद होते हैं, वात पित्त कफ, ठीक है। इस स्थान या देश विशेष से उत्पन्न औषधियों को श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। मतलब कि जैसे स्थान के विषय में बताते हैं कि मतलब ये इस स्थान की औषधि बेस्ट है। जैसे एग्जाम्पल केसर कश्मीर की के तो हम बताते हैं कि जो कश्मीर की जो केसर है वो कश्मीर की बेस्ट है। अश्वगंधा नागौर की बेस्ट है। सफ्टिका या मतलब नवसादर, ठीक है, या सॉरी सफ्टिका मतलब फिटकरी, वो कैसे किसकी है, सौराष्ट्र की श्रेष्ठ मानी जाती है। तो मतलब देश का भी इम्पोर्टेंस है कि हम बात करते हैं कि देश का भी वैशिज्य में इम्पोर्टेंस है कि कौन से देश की है, तो हम उसके बेसिस पे उसको डिसाइड करते हैं कि इस देश की बेस्ट होगी, इस देश की सबसे ज़्यादा ख़राब होगी, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे अभी टॉपिक्स बाकी हैं, जैसे काल बाकी है, वासन बाकी है, भावना बाकी है, भाजनोपकरण बाकी है, तो औषधियों का नामकरण किस तरह करते हैं वो बाकी है। तो हम बात करेंगे सेकंड पार्ट में वीडियो के। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।